वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में देवगांव कोतवाली क्षेत्र में पिता पुत्र की हत्या, तरवा में ग्राम प्रधान की हत्या और निजामाबाद में बीडीसी सदस्य की हत्या के साथ ही लूट की कई वारदातों के बाद एडीजी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण बुधवार को आजमगढ़ में क्राइम की समीक्षा करने पहुंचे। पुलिस लाइन में उन्होंने गार्ड की सलामी ली और इसके बाद एडीजी की अध्यक्षता में पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा हेतु आबकारी अधिनियम, गोवंश तस्करी, गैंगस्टर अधिनियम, गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति का जब्तीकरण, गैंगस्टर के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, हत्या, लूट, डकैती के अपराध की गई कार्रवाई की समीक्षा, वर्ष 2019 तक लंबित विवेचनाधीन अपराधों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा, लंबित विवेचना के निस्तारण के संबंध में समीक्षा की गई व संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। क्राइम की समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एडीजी ब्रिजभूषण शर्मा ने बताया कि वाराणसी जोन में पशु तस्करी के खिलाफ 662 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई हुई, 243 पर गुंडा एक्ट व 4 पर रासुका की कार्रवाई की गई है। गोकशी मामले में 259 नई हिस्ट्री शीट खोली गई है, 60 गैंग रजिस्टर कराए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 14A की धारा में 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं अवैध शराब में 112 पर गैंगस्टर एक्ट, 37 पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई है, 20 गैंग रजिस्टर कराए गए हैं। ओवरऑल 1449 पर गैंगस्टर लगा है, 847 की हिस्ट्री शीट खोली गई है, 135 गैंग रजिस्टर किए गए हैं, 309 इनामी पकड़े गए हैं, 4 एनकाउंटर में मारे गए हैं, 15 पर रासुका लगी है, 58 करोड़ 54 लाख की प्रॉपर्टी सीज हुई है। आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सील हुई है। समीक्षा बैठक में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने को उन्होंने कहा। गौकसी में आजमगढ़ में 347 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। एडीजी ने बताया कि जोन में मुख्तार अंसारी, कुंटू सिंह, रमेश सिंह, काका, विजय मिश्रा जैसे माफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई हुई है। तस्करी में हमारे जोन में 662 लोगों के खिलाफ कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में हुई, 662, और 243 के खिलाफ कार्रवाई गुंडा एक्ट में हुई है, 4 के खिलाफ कार्रवाई रासुका में हुई थी। गौकसी करने वाले 259 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, 60 गैंग रजिस्टर कराए गए हैं और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है गौकसी करने वालों। इसी प्रकार से जो अवैध शराब का धंधा करते हैं, ऐसे 112 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है, 37 के खिलाफ गुंडा एक्ट में हुई है, 20 गैंग रजिस्टर कराए गए हैं और 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में भी सीज की गई है। ओवरऑल जो कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में है वो 1449 लोगों के खिलाफ है, 847 की हिस्ट्री शीट खोली गई है, 135 गैंग रजिस्टर्ड किए गए हैं, 309 पुरस्कार घोषित अपराधी पकड़े गए हैं, 4 एनकाउंटर में मारे गए हैं, 15 के खिलाफ रासुका लगी है और 58 करोड़ 54 लाख की प्रॉपर्टी सीज हुई है।
आपके ज़िले का भी जो माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह है, जेल में बंद, उसकी भी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। ये तो मोटा मोटा एक संगठित अपराध के बारे में मैंने आपको बताया। आज की समीक्षा बैठक में जो चीज़ें मैंने इनको करने को कहा है, अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है कि जो अवैध शराब बनाते हैं या तस्करी करके लाते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, धरपकड़ हो, गैंगस्टर में कार्रवाई, रासपा में कार्रवाई, और इनकी सारी संपत्ति जब्त की है। गौकसी में यहाँ भारी संख्या में लोगों पर गैंगस्टर मैक्सिमम गौ तस्कर और गौ कसी करने वाले लोग कार्रवाई हुई है गैंगस्टर में। संख्या यदि आप जानना चाहें आपके ज़िले की, मैं बता देता हूँ आपको। आजमगढ़ में 347 व्यक्तियों के खिलाफ गौ कसी और गौ तस्करी में कार्रवाई गैंगस्टर में हुई है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई इनके खिलाफ यहाँ कम हुई है। तो मैंने कहा है जितने भी ये लोग हैं 300। दूसरा जो आपने कहा कि जमावाड़ा हो गया था, जब हमारी बीट सिस्टम इम्प्रूव करेगा, हमारे बीट के सिपाही की वहाँ पब्लिक के लोगों से मजबूती संबंध बनेंगे, तो तत्काल वो लोग उसको फ़ोन से बताएंगे कि भाई यहाँ पर लोग इकट्ठे होने की कोई बात हो सकती है। ये दोनों उसी के पार्ट हैं। उसमें कमजोरी थी, घटनाएं हुई है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो आगे इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप होता है, और पुलिस कितनी भी अच्छी हो जाए तब भी हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत होती है। तो वो भी हमने करने को कहा है। जो सारा सिस्टम है कि बीट सिस्टम इम्प्रूव हो, लोग जाएँ, समस्याओं को पहले ही एवेल्यूएट कर लें कि क्या समस्या होने वाली है, तो काफ़ी क्राइम रुक जाता है। ये घटना देखिए, यहाँ हमारे जोन में हर माफिया में हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तार अंसार पे भी हमने कार्रवाई करी है, कुंटू सिंह पे भी हमने कार्रवाई करी है, रमेश सिंह काका पर भी हमने कार्रवाई करी है, विजय मिश्रा भी जेल गए में कार्रवाई करी है। तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें ऑलरेडी डिटेल आप लोग समय समय देखते रहते हैं। इसमें काफ़ी जो अवैध जो इनके सहयोगी लोग थे, कुछ अवैध स्लॉटर हाउस चला रहे थे, वो बंद हुए। गैंगस्टर में कार्रवाई हुई। नगर पालिका के ठेके थे, वाहनों से लोग अवैध वसूली कर रहे थे, फिर उनके खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई हुई, उसमें भी कार्रवाई हुई। मछली कारोबार में जौनपुर में कार्रवाई हुई, मऊ में कार्रवाई हुई, बनारस में कार्रवाई हुई, चंदौली में हुई, भदोई में कार्रवाई हुई, कोला माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई। वैसे इलीगल जो कब्जे थे गाजीपुर में वो हटाए गए, मुकदमा कायम हुए। 75 असला कैंसिल और सस्पेंड कराए गए, वो सारे असला जमा हुए। 12 लोग जिला बदर भी अभी हुए हैं। कम से कम मिला करके 80 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। तो कार्रवाई चल रही है। कुंटू सिंह के अलावा 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। आपका जो रमेश काका है, उसकी 1.7 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है। तो सब जितने भी हमारे जोन में जो माफिया हैं वो संदिग्ध अपराधी हैं, ऑल A to Z सब। जो भी आपको मैंने गिनाई कार्रवाई कि 1500 पे गैंगस्टर हो गया, इतनी 58 करोड़ की तो अकेली प्रॉपर्टी सीज खाली हुई है। प्रॉपर्टी जो कब्जे छुड़ाए गए वो अलग हैं। तो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। निजामा थाना क्षेत्र के नेवादा में सोमवार रात हुई BDC सदस्य सुरेंद्र यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 5 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से आला कत्ल तमंचा भी बरामद किया है। 8 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने मनोज सिंह आजाद उर्फ सोलू, संजय सिंह, अमरजीत सिंह निवासी बकिया बड़हरिया थाना निजामाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 3 आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, परसों सुरेंद्र यादव जी की हत्या हुई थी। उस संबंध में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई और 5 पिस्टल जो कि आला कत्ल था, जिसे गोली चली थी और जिससे उनकी हत्या हुई, वो आला कत्ल भी बरामद हो गया है और शेष अभियुक्त बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए, अभी तक जो मूल कारण है वो उनकी आपसी तनातनी थी। दोनों पड़ोस के गांव के रहने वाले थे और आते जाते समय मुँह भाषा उनकी जो हुई, उसी से आक्रोश पैदा हुआ और आपस में मारपीट हुई, हाथापाई हुई और उसके बाद गोली चली, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। देखिए, ये 8 लोग इसमें नामजद थे और जो अभियुक्त थे वो मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे। उनकी आक्रोश में पुलिस जो पब्लिक है उसके द्वारा वो मोटरसाइकिलें जला दी गई थी। अभी उसमें किसने जलाई ये पता नहीं चल पाया। विवेचना जारी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई बाद में विवेचना के दौरान की जाएगी।
बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, ग्रुप डी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं है। महानगरों जैसी सुविधा के साथ शहर के निकट हाफिजपुर, हाइडिल, आहोपट्टी, आजमगढ़ में मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने दस्तक दे दी है। फरवरी में खुला यह संस्थान कोरोना काल में प्रतियोगी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराएगा। बुधवार को ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ डाइट आजमगढ़ के प्रवक्ता आशुतोष श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस के संस्थापक सुधांशु चतुर्वेदी ने एबीसी न्यूज को बताया कि कोरोना काल में ट्रेंड फैकल्टी स्टाफ महानगरों जैसी सुविधा के साथ ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जाएगा। मेन उद्देश्य है कि आजमगढ़ के बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। जो बच्चे दिल्ली, मुंबई के तरफ जा रहे थे इन सारी कोचिंग्स को लेने के लिए, वो सारी की सारी सुविधा हम आजमगढ़ में देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अभी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उनको बाहर ना जाना पड़े, इस उद्देश्य से हमने इस कोचिंग की स्थापना की है। कब इसको आपने स्थापित किया था और अब कोरोना काल में कैसे इसको आप मैनेज? इसको हमने फरवरी में 1 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट था 2020 में। उसके बाद 1 महीना कोचिंग रन होने के बाद, जैसा कि मार्च में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद हमने उस पर रिसर्च किया कि बच्चों को दिक्कतें क्या आ रही हैं ऑनलाइन की तरफ बढ़ने के लिए। उन रिसर्च को सॉर्ट आउट करके फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे कि इनको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें दी जाएं। और उसमें हमने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं कि जैसे बच्चों को प्रश्न सॉल्व करने में दिक्कत आती है, अध्यापकों से प्रश्न पूछने में दिक्कत आती है ऑनलाइन में, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने के बाद अपना नोट्स बनाए, जो भी उसको दिक्कत आ रही है उसको वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के माध्यम से हमको सेंड करे। और शनिवार के दिन इसके लिए विशेषकर हम काम करेंगे बच्चे के लिए कि उनको वो सारी जो भी उनकी असुविधाएं आई हैं उनको हम हल करके उन तक पहुंचा देंगे वापस। एक वीडियो लेक्चर उनके लिए सैटरडे को स्पेशली बन के जाएगा। किस चीज़ की तैयारी आप करा रहे हैं? यहाँ पे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी की तैयारी होगी। टेक्निकल के बैचेस हमारे लॉन्च होने वाले हैं, जल्दी ही वो भी लॉन्च हो जाएंगे। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में यूपीएसआई के भी बैचेस जो हैं लेके आए जाएँ। और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन हम ऑनलाइन बेसिस पे एडमिशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हमारा ये कार्यक्रम भी जो बैचेस का ऑनलाइन रन करने का स्टार्ट होता था, बैचेस रन करने का, ये भी चीज़ शुरू हो जाएगी। और बच्चा अगर ऑनलाइन एडमिशन लेने में उसको दिक्कत होती है तो डायरेक्टली हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है रिसेप्शन का, वहाँ पे कॉल करके वो पूछ सकता है, उसकी पूरी की पूरी मदद कर दी जाएगी। आज क्या आपके यहाँ प्रोग्राम है? आज हम बेसिकली पूरा का पूरा जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि हर बच्चा घर पे बैठ के आसानी से सुविधाजनक तरीके से पढ़ सके। जैसे आप कह रहे हैं कि महानगरों की तरफ से इसको किया है, महानगर ना जाना पड़े, तो उसके लिए फैकल्टी आपके पास स्टाफ कहाँ से क्या है एंड कैसा? अब फैकल्टीज़ जो हमारे पास हैं कुछ इलाहाबाद से हम रिक्रूट करके फैकल्टी लिए हुए हैं, कुछ हमारे ज़िले के हैं, कुछ अन्य इर्द गिर्द ज़िलों के हैं। फैकल्टीज़ में भी स्पेशल जो है ये इन फैकल्टीज़ को पहले ट्रेन किया जाता है। कम से कम हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी ज्वाइन करते हैं उसको 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उनका एक डेमो लेक्चर होता है। जब वो हमारा एक ग्रुप है उसको जब सेटिस्फाई कर लेता है, देन उनको क्लासरूम की तरफ प्रोसीड करवाया जाता है। इस अवसर पर संतोष कुमार पांडे, डॉक्टर विवेक सिंह, डीडी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ शहर के पुराना पावर हाउस में तैनात संविदा कर्मी सोमवार को बिजली ठीक करने के दौरान करंट लगने से घायल हो गया था। उपचार के दौरान बुधवार को लखनऊ के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका शव आते ही आक्रोशित मृतक के परिजन व आसपास के लोग पुराना पावर हाउस पहुंचे, जहां शव को रखकर मुआवजे की मांग के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। संविदा कर्मी है चंद्रशेखर कुमार, सन ऑफ कमलेश कुमार, निवासी ग्राम बौंडरा लछरामपुर अतरौलिया का रहने वाला है। और ये इसको जो है प्रभा इंजीनियरिंग करके एक डीएन पाल जो उसमें कार्यरत कर्मचारी है लेके गया था लाइन बनवाने के लिए, और वहाँ पे ले गया और यहाँ शट डाउन भी नहीं उसने वो किया है, अपने खुद ही पावर हाउस का सारा वो करके सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के करीब वो ले गया था।
और घटना वहाँ पे कुंवर उद्यान सिंह गेट के ठीक सामने हुई, जहाँ पे जनमानस के लोगों ने बताया कि लाइट जो है 3 बार फ्लैक्चुएट हुई। उसी के दौरान ये घटना घटी, जिससे वो पोल से गिरा। हम लोग इलाज के दौरान उसको सदर हॉस्पिटल ले गए, फिर यहाँ डॉक्टर अनूप सिंह के यहाँ ले गए और विद्या हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद यहाँ से लोगों ने रिफ़र कर दिया। फिर उसके बाद हम लखनऊ ले गए, लखनऊ जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर। अभी क्या मांग क्या किसने? हमारी मांग ये है कि प्रभा इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो FIR लाज हो और उचित कार्रवाई हो। इसको जो विभागीय मुआवजा है 5 लाख बनता है, वो उसको मुआवजा मिले और दंडात्मक कार्रवाई उस कंपनी के ऊपर किया जाए, जाकि वो हमारे वर्कर से उसका कोई लेना देना नहीं। उसके खुद के वर्कर होते हैं, वो हमारे वर्कर को ज़बरदस्ती प्रलोभन दे के ले जाना जो है किया है गलत काम। इस मामले में अशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जेल के पास बने नए पावर स्टेशन से DM ऑफिस को विद्युत सप्लाई की जानी है, जिसकी टेस्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक लाइनमैन ओरियन कंपनी का संविदा कर्मी था। कंपनी नियमानुसार मुआवजा परिजनों को देगी। मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत दुखद घटना हुई है। कल नहीं, परसों की ये घटना है। परसों सुबह 8 बजे के समय जो है ये ADO साहब ने जो है निर्देशित किया था, ये यहाँ पे IPDS योजना के अंतर्गत प्रभा इलेक्ट्रिक काम कर रहे थे, जो पुरानी जेल पर पावर हाउस बनाया है, इनके ही द्वारा बनाया गया प्रभा के थ्रू। तो वहाँ से एक फीडर निकाला है जो यहाँ पे DM कार्यालय को जाएगा। तो उसी की सप्लाई को अभी चार्ज नहीं किया गया था, उसी को चार्ज करने के लिए भेजा गया था। तो उन्होंने चार्ज तो कर दिया था, सप्लाई होल्ड हो गई थी, लेकिन तो वो जो लाइन स्टाफ था अचानक किसी दूसरे पोल पे गया काम करने के लिए, और अभी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया किस वजह से वो शॉक लगा है। इसके लिए जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। और ये ओरियन कंपनी का एम्प्लॉय था और कंपनी से हमारी कल भी बात, जो भी उसको कंपनसेशन मिलना है उसको कंपनसेशन शीघ्र ही। अभी क्या कारण सर इस तरह 1-2 बार घटनाएं हो जाती हैं सर, किससे क्या होता है? कारण कहीं न कहीं से करंट पास होती है तभी होता है। इसकी जांच करने के लिए हमने विद्युत सुरक्षा को भी भेजा है, विद्युत सुरक्षा भी जांच करेगा। जो रिपोर्ट आएगी उसी के किसी कार्रवाई से की जाएगी सर? अब रिपोर्ट आने के बाद अगर जिसकी भी कमी मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यूरिया की कालाबाजारी रोकने व किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने के संदर्भ में जुलूस निकाला और तहसील सदर पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपा। इस दौरान तेज बहादुर यादव ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी सरकारी संरक्षण में हो रही है, उसे तत्काल रोका जाए और किसानों को तत्काल यूरिया उपलब्ध कराई जाए। किसानों के हो रहे शोषण, जिसमें आज धान की फसल बहुत ही उसके लिए आवश्यक है यूरिया, और यूरिया की कालाबाजारी, इन पूंजीपतियों के कब्जे में उनका जो गोदाम है उसमें सीज है, बंद है। कई बार हमने अपने जिला इकाई से भी एक दिया गया और मैं ये पुनः आज पूरे प्रदेश में प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश के अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर और देश की नेता सोनिया गांधी के निर्देश पे, देश के उगते सूरज के समान नेतृत्व देने वाले राहुल गांधी के निर्देश पर ये ज्ञापन पूरे देश के हर तहसीलों पे दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से ये ज्ञापन देकर के मांग करते हैं कि आप यूरिया की कालेबाजारी पे रोक लगावें। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश ने बुधवार के दिन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि ऑटो चालकों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद किया जाए। सड़कें खस्ता हाल हैं, इसलिए रोड टैक्स न लिया जाए। ऑटो चालकों से अवैध वसूली पर अंकुश लगाया जाए। आजमगढ़ से टेली चलाई जाए और रेलवे प्लेटफॉर्म का बढ़ा हुआ 50 रुपये टिकट वापस लिया जाए। मामला यह है कि पहली बात तो सड़कें टूटी हुई हैं,
सड़क कहीं भी चलने लायक नहीं है, फिर भी इनसे टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स को माफ़ कर दिया जाए, इनसे टैक्स न लिया जाए। दूसरी चीज़, इनकी जो रोजी रोटी है समझिए ना के बराबर हो गई है, और ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, नहीं ना ही कैफियत चल रही है, ना ही गोदाम चल रही है, तो कम से कम उसको चलवाया भी जाए। जब सारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनको भी चलवाया गया, जैसे सब मास्क लगा के चला रहे हैं वो लोग भी अपना सवारी ढोंगे, वो ट्रेनें चलें। दूसरी चीज़ ये है, इनसे अवैध वसूलियाँ हो रही है, पुलिस के बल पर हो रही है, कहीं नंबरदारी की बात आ जाती है, कौन लेता है पैसा। अभी तो हमने नगर पालिका लड़ करके 20 रुपया माफ़ करवाया, इतनी मेहनत से हम लोग किए, पूरे ज़िले का माफ़ हुआ, और जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फैसला है। लेकिन खासकर आजमगढ़ में हम लोग जो बंद करवाए हैं उसका दूसरा रूप दे करके 20 रुपया लेने का काम करवा रही है पुलिस। ये नहीं होना चाहिए, नंबरदारी करके पैसा उनके यहाँ जा रहा है। मैं नाम वाइज गिला देता हूँ। अभी देखिए पंचदेव मंदिर पर भी वही हाल है, हर्रा की चुंगी, बिलरिया की चुंगी पहाड़पुर में भी वही हाल है, ब्रह्म स्थान है, और वहाँ बुढ़नपुर में भी है, कप्तानगंज में भी है, महाराजगंज में भी है, सराय मीर में भी शायद है, निजामाबाद में भी है। ऐसे हम लोग चाहते हैं अवैध वसूली ना हो। बाकी जो लोन की गाड़ियाँ हैं, बैंक वाले, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, इनके घर पे जाके दस्तक दे रही है, इनको परेशान कर रही है, वो पैसा इनसे न लिया जाए। एक चीज़, ये पैसा इनसे न लिया जाए, तब तक के लिए रोका जाए। बाकी जो ITO का टैक्स है, जब इनका लॉकडाउन हुआ तो घोषणा हुई गाड़ी नहीं चलेगी, और आज भी इनसे वसूली हो रही है टैक्स की, वो वसूली न दिया जाए।